और आपको बताएं, फैसलाबाद में सनती डाउनफॉल, बढ़ती पैदावारी लागत ने सनतकारों को फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर कर दिया। शहर में 70% प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। फैसलाबाद में सनती डाउनफॉल, बढ़ती पैदावारी लागत ने सनतकारों को फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर कर दिया। शहर में 70% प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। फैसलाबाद में सनती डाउनफॉल, बढ़ती पैदावारी लागत ने सनतकारों को फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर कर दिया। शहर में 70% प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा। बढ़ती हुई पैदावारी लागत की वजह से इस वक्त खास तौर पर बात की जाए, बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। हर महीने 4 रुपये लेवी टैक्स की मद में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। धागे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है जिसकी वजह से आज फैसलाबाद शहर के अंदर खास तौर पर बात की जाए तो एपटपमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये फिगर्स दी गई हैं कि इस वक्त 70% एपटपमा के जो यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। फैक्ट्रियां प्रोसेसिंग बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ना सिर्फ सनतकारों को शदीद परेशानी का सामना, इसके साथ साथ ताजिर हजरात भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस वक्त ताजरों के पास कोई भी ऐसा गाहक नहीं है जिसको प्रोसेसिंग के लिए कपड़ा दे सकें, क्योंकि तमाम की तमाम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ टेक्सटाइल चेन मुतासर हुई है बल्कि इसके साथ साथ जो मजदूरों का रोज़गार है वो भी मुतासर हुआ है। सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां हैं फैसलाबाद के अंदर जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 70% बंद हो जाने की वजह से मजदूरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। इस वक्त एहतशाम जावेद जो कि चेयरमैन हैं एपटपमा के, उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि 70% फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से जो है काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि फैक्ट्रियां चलाना अब मुमकिन नहीं रहा। ताहम इस वक्त एपटपमा की जानिब से हुकूमत वक्त से ये अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी की जाए, गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाया जाए। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार के नतायज सामने आने लगे। कॉटन, सीड और ऑयल पर 17% जीएसटी लग गया। रुई 500 रुपए मन महंगी, नई कीमत 19,500 रुपए हो गई। सनतकार कहते हैं बढ़ती कीमतों के असरात सनती सेक्टर को खोखला कर देंगे। मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार के नतायज सामने आने लगे। कॉटन, सीड और ऑयल पर 17% जीएसटी लग गया। रुई 500 रुपए मन महंगी, नई कीमत 19,500 रुपए हो गई। सनतकार कहते हैं बढ़ती कीमतों के असरात सनती सेक्टर को खोखला कर देंगे। ज़िमनी बजट में कॉटन, सीड्स और ऑयल पर 17% जनरल सेल टैक्स ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। रुई की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुई की कीमतों में 500 रुपए फी मन का मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद कीमत 19,500 रुपए तक जा पहुंची। चेयरमैन एपटमा एहतशाम जावेद कहते हैं कि रुई की बढ़ती कीमतों के असरात मुल्क के सनती सेक्टर को खोखला कर देंगे। गवर्नमेंट ने या इन्फ्लेशन रेट को कम ना किया, उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम ना किए, या फीकस आमदनी बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज पैदा ना हुए या ऐसा सिस्टम ना हुआ, तो हमें नहीं नजर आता कि हम इसको कंटिन्यू इसी रेट पे चला सकेंगे। चेयरमैन एपटमा कहते हैं कि रुई की कीमतों में इजाफा काबिल अफसोस है, जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदा साबित होगी। इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री तकरीबन 70% इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं चल रही। उसकी वजह क्योंकि खाम माल महंगा हो गया, मार्केट के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद कम है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मसाइल हैं। एहतशाम जावेद ने कहा कि ज़मीनी बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर भारी टैक्सेस के नफाज के बायस पूरे कॉटन सेक्टर में तशवीश देखी जा रही है। कहते हैं टेक्सटाइल मिल्स को रवां साल अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कम अज कम 70 लाख रुई की बेल्स दरामद करना पड़ेंगी। प्यारे फैसल आबादियों, घबराने का वक्त शुरू हो चुका। आपके साथ 35 लाख वो लोग घूम फिर रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई। महकमा सेहत की पहुंच से भी दूर है। महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत से शिकायत लगा दी, कहा बगैर वैक्सीनेशन की सहूलियात फ्राहम ना की जाए। पर प्यारे फैसलाबादियों, घबराने का वक्त शुरू हो चुका। आपके साथ 35 लाख वो लोग घूम फिर रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई।
कोरोना वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया। 60 लाख में से 35 लाख अफराद महकमा सेहत की पहुंच से दूर हैं, जिस पर महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब से शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लाजमी करार देने की सिफारिश कर दी। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद कहते हैं, हुकूमत पंजाब से सिंगल डोज अफराद को भी सहूलत फराहम न करने की सिफारिश की है। 42% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। अगर ओमिक्रॉन वायरस फैल गया तो अस्पतालों में मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। 42% पॉपुलेशन है जो इस वक्त फुली वैक्सीनेटेड है, और बाकी जो हमारी 58% पॉपुलेशन है उनमें से तकरीबन 67% पॉपुलेशन है जिसने सिंगल डोज लगवाई हुई है, और बाकी जो पॉपुलेशन है 33% के करीब उन्होंने अभी तक बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाई। CEO हेल्थ ने मजीद कहा, शहरी वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं। 800 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, 200 पॉइंट पर टीमें बैठी हैं। इसके अलावा घर घर भी कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर इसके बावजूद शहरी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। हमारी इस वक्त तकरीबन 800 के करीब टीमें हैं जो पूरे ज़िले के अंदर हैं। हमारे 37 CVCs हैं, 200 के करीब हमारे जो हैं वो स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वैक्सीन अवेलेबल है, और बाकी टीमें जो हैं वो घर घर जाके भी वैक्सीन लगा रही हैं। हमारा जो हॉस्पिटल्स का स्ट्रक्चर है वो इतना वसी नहीं है कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठे बीमार हो जाएं तो उनको हम सपोर्ट दे सकें। कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करना महकमा सेहत के लिए चैलेंज बना हुआ है, जबकि शहरी भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। कभी सिम और कभी सहूलियात की फराहमी बंद करने का महकमा सेहत का फैसला मतलूबा हदफ हासिल करने में कितना मददगार साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब शहरियों का अदम ताउन और वैक्सीनेटर्स की सुस्ती, फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने में नाकाम। जिला में सिर्फ 42% शहरी वैक्सीनेशन करवा सके। कमिश्नर ने 22 जनवरी तक की मोहलत दे दी। बाद में PTA को सिम्स बंद करने की सिफारिश की जाएगी। वैक्सीनेशन की दस्तयाबी के साथ ही शहर में दर्जनों फिक्स और मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। रेड 1, रेड 2 और कैच अप कैंपेन भी चलाई गई, मगर शहरियों का अदम तावन और वैक्सीनेटर्स की सुस्ती के बायस फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन के हदफ हासिल करने में मुसलसिल नाकाम रहा। सिर्फ 42% शहरी वैक्सीनेशन करवा सके। कि हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद अभी तक फैसलाबाद ज़िला में 41 या 42% वैक्सीनेशन रेशो चल रहा है, जो कि अनलकीली सूबे में दूसरे या तीसरे नंबर पे कम तरीन है। 5 जनवरी को कमिश्नर जाहिद हुसैन ने 12 जनवरी तक की डेडलाइन दी, मगर बारिशों और खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए मोहलत बढ़ाकर 22 जनवरी को दूसरी डेडलाइन दे दी है। बारिशें हुई 4, 5, 6 दिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि लोग जाके तो वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंच सकें। हमारी टीम्स तो जाती रही हैं, लेकिन बहरहाल उससे एक तातल आ गया है। उसके पेश नज़र हम उस डेडलाइन को 10 दिन मजीद बढ़ा रहे हैं, जो 12 जनवरी को ख़त्म होनी थी। अब हम कर रहे हैं कि 22 जनवरी तक लोगों को मौका देते हैं कि वो तशरीफ लाएं। वैक्सीन ना करवाने वालों की सिम्स बंद करने के लिए 22 जनवरी को PTA को खत लिखा जाएगा। शहरियों ने कुछ ऐसा रद्द अमल दिया है। वैक्सीनेशन तो अभी तक नहीं करवाई है, लोग करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिम बंद हो गई तो फिर तो बहुत सारे मसले हो जाने, तो वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए ताकि सिम भी चलती रहे और इंसान महफूज भी रह सके। ये बहुत अच्छा फैसला है। इसी तरह से लोग जो है ना लगवाएंगे। वैसे तो कोई लगाता नहीं है, तो ऐसे ही लोग लगाएंगे। मैंने एक डोज लगा ली है, दूसरी अभी लगानी। जरूरत इस अमर की है कि जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरी वैक्सीनेशन मुहिम में ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब होगी फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी में कमी। PHA की जानिब से 3 करोड़ रुपए की लागत से मियावाकी जंगल काम का आगाज कर दिया गया। शहर में 20 मियावाकी जंगल लगाए जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा सकेंगे। DG PHA ने साइट का दौरा किया। बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, PHA की जानिब से सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद शहर भर के मुख्तलिफ पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में मियावाकी जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल PHA आसमा जासीमा ने इस वक्त पहाड़ी वाली ग्राउंड में जो साइट मुंतखब की गई है और वहाँ पर काम जारी है उसका जायजा लिया है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। मैडम ये बताइएगा, मजमूई तौर पर शहर में कितने मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं? जी 20 मकामात पर मियावाकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। आप अगर देखें तो फैसलाबाद का शुमार टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में हो रहा है। तो इसमें हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम मिलकर मुस्तकबिल में आने वाले इस खतरे से नबर्द आज़मा होने के लिए अभी से प्लान करना स्टार्ट करें। तो इसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई सीनियर्स के जिन्होंने ADP में इस दफ़ा ये हमारी स्कीम अप्रूव की, और 20 मकामात पर आपको अर्बन फॉरेस्ट लगते हुए नज़र आएंगे, जो कि बड़ी हद तक हमारे लिए मददगार साबित होंगे कि हम माहौलियाती आलूदगी के इस खतरे से निपट सकें। जी बिल्कुल,
अगर शहर में रहते हुए इस तरह के जंगलात से जो है वो आलूदगी ख़त्म की जा सकती है तो इस हवाले से शहरियों का भी ताउन जो है वो नागुज़ीर है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख से ज़ायद पौधे जो हैं वो इन रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत के मंसूबा सैप 4 के तहत सरकारी इदारों के लिए फंड मंजूर। तमाम सरकारी महकमों को जून 2022 तक तरक्याती कामों की तकमील का टास्क दे दिया गया। फैसलाबाद वासा की स्कीमों के लिए 17 करोड़ 70 लाख के फंड्स की मंजूरी। महकमा रोड कंस्ट्रक्शन की स्कीमों के लिए 9 करोड़ के फंड्स मंजूर। एफडीए की स्कीमों के लिए 8 करोड़ 76 लाख की मंजूरी। पीएचए की स्कीमों के लिए 6 करोड़ 68 लाख के फंड्स मंजूर किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत के मंसूबा सैप 4 के तहत सरकारी इदारों के लिए फंड्स मंजूर कर दिए गए। तमाम सरकारी महकमों को जून 2022 तक तरक्याती कामों की तकमील का टास्क दे दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इमरान असलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के लिए वफाकी हुकूमत के मनसूबा सैप 4 के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए जो फंड मंजूर कर लिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की जानब से मुख्तलिफ सरकारी महकमों को फंड्स के इजरा के हवाले से मरासले भी जारी कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद शहर की, तो फैसलाबाद शहर में सीवरेज और टूटी फूटी सड़कों के जो मसाइल हैं वो देखने में मिले हैं और फैसलाबाद का बेशतर जो है वो इलाकों में सीवरेज की बहाली और डिस्पोजल सिस्टम की तमीर के लिए वासा को 17 करोड़ 70 लाख के फंड्स का मंजूरी दी गई है। और इसी तरह फैसलाबाद में जो अंदरून शहर आने वाली और बैरून जो शहर जाने वाली मुख्तलिफ सड़कों के लिए महकमा रोड कंस्ट्रक्शन स्कीमों को 9 करोड़ के फंड जो वो जारी कर दिए गए हैं और महकमा हाईवे जो है वो 9 करोड़ 25 लाख के फंड जो वो जारी कर दिए गए हैं। और इसी तरह फैसलाबाद में मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीम के लिए एफडीए की स्कीमों के लिए 8 करोड़ 76 लाख की जो है वो फंड्स की मंजूरी दी गई है। और फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों में जो खूबसूरती के अमल को बढ़ाने के लिए पार्क्स की बहाली के लिए पीएचई की स्कीमों के लिए 6 करोड़ 68 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई है। और फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो स्कूलों में बिल्डिंग्स की जो खस्ता हाल थी उनको बहाल के हवाले से महकमा बिल्डिंग का जो टास्क पुर्द किया है, जिसमें महकमा तालीम की स्कीमों के लिए 2 करोड़ 99 लाख के जो फंड मुख्तस किए गए हैं। और फैसलाबाद में मुख्तलिफ जो तमीर और तरक्की के काम, जिसमें सोलंग और ड्रेनेज सिस्टम समेत दीगर जो तमीर और तरक्की के काम है वो लोकल गवर्नमेंट सर अंजाम देगी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो 10 करोड़ के करीब जो है वो लागत से फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीसीसी और सोलंग के जो तमीर तरक्की के काम सर अंजाम देंगे। और इसी तरह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो 5 करोड़ के करीब फैसलाबाद की मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पीसीसी और सोलंग की तमीर मरम्मत का काम देगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी फैसलाबाद की जानब से फैसलाबाद के तमाम जो सरकारी महकमे उनको मरासले जारी कर दिए गए हैं। मरासले के तहत जो सबसे ज़्यादा फंड्स हैं वो वासा और महकमा हाईवे और लोकल गवर्नमेंट को जारी किए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल और सड़कों की बहाली और फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ तमीर मरम्मत का काम है वो सर अंजाम देंगे। वासा महकमा इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के जिले इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम का आगाज। डीसी ऑफिस में नए ब्लॉक की तामीर पर काम शुरू। मंसूबे के तहत नया कमेटी रूम और दफातर तामीर होंगे। बालाई मंजिल में क्लरिकल स्टाफ के लिए कमरे तैयार किए जाएंगे। मंसूबे पर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जिला इंतजामिया के लिए जो मौजूदा कॉम्प्लेक्स है वो नाकाफी है। ना तो वहाँ पर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के दफातर मौजूद हैं, ना ही मुतलका क्लरिकल स्टाफ के लिए जगह मौजूद थी। इसके साथ साथ जनरल ब्रांच, उर्दू ब्रांच और जो दीगर ब्रांचेज हैं जो कि जिला इंतजामिया के ज़ेरे असर जो है वो काम करती हैं, उनके लिए भी जो है वो पार्टीशन करके आर्जी तौर पर दफ्तर कायम किए गए थे। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से 4 करोड़ रुपए की लागत से एक नए ब्लॉक का जो है वो एक आगाज कर दिया गया है। साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से इसका इफ्तिताह जो था वो किया गया था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू ना हो सका। अब मौजूदा डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की जानिब से इसके ऊपर काम किया गया है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर ये ब्लॉक जो है वो 2 मंजिला तैयार हो जाएगा, जिसके बाद ना सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो मुयसर आएगा, इसके साथ साथ जो हुकूमत पंजाब ने फंड फराहम कर दिए। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके मोहम्मद अली टाउन में वासा के उबलते गट्टर अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गए।
गटर का गंदा पानी खड़ा होने से इलाका मकीन घरों से निकलने से भी तंग, ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका ने हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के इलाके मोहम्मद अली टाउन में वासा के उबलते गटर अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गए। मजीद जानते हैं हाशिर बड़ाइच से। हाशिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में मोहम्मद अली टाउन का इलाका है और इसकी तकरीबन 9 से 10 जो गलियां बनती हैं वो तमाम गलियां जो है मुकम्मल तौर पर इस पर सीवरेज का जो पानी है उससे भरी हुई हैं, जिसकी वजह से जो अहले इलाके हैं उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। और जो अहले इलाके हैं उनका यही कहना है कि वासा के लिए जो उबलते गटर हैं उनकी वजह से जो सीवरेज का पानी है वो उस वक्त गलियों में जो है वो खड़ा हो चुका है। मुतअद्दिद बार जो हमने वासा से शिकायत की, वहाँ पर जाकर उनके ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वासा हुकाम की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ ज़ुबानी तौर पर यही कहा जा रहा है कि मेन सीवरेज लाइन का मसला है, वो मसला जो है वो जल्द हल कर लिया जाएगा, लेकिन 2 से 2.5 साल हो गए हैं वो मसला ताहाल जो है वो हल नहीं हो सके। इस वक्त अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि इस सीवरेज के मसले को कितना अरसा हो गया है और वासा हुकाम के पास जब आप जाते हैं तो वो इस बारे में क्या कहते हैं कि कब तक ठीक होगा? इस गल नूं 2-2.5 साल हो गए ने। हाँ जी, असी ये 5-6-7-8 वारी ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। हाँ जी, इन्हों चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा मसला हल करन। असी 7-8 वारी कहा, इन्हों कोई असर नहीं होंदा। इन्हों अपने आप ख्याल करना चाहिए। इन्होंने मुड़ के इधर आना नहीं, असी वोटां दे के इन्हों कामयाब करवाया। ये साडी ये हालत करन दी सानू ये सिला देंदा ये चीज़ का। इन्हों चाहिए कोई ख्याल करें साडा। हाँ जी, नमाज पढ़नी चाहिए। मेरा कसम खा के कहना, मैं 8 दिन नमाज पढ़न नहीं गया। हाँ जी, मैं अज नमाज पढ़न गया, पानी की वजह ना कि पानी उत्थे बहुत चिक्कड़ रस्ता नहीं मिलता। इन्हों शर्म नहीं आती कि ये अपने आप ही कोई अच्छा काम कर दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सीवरेज के पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर वोट लेने के बाद अभी तक जो है वो नहीं आए, ना उन्होंने इस पानी का जो मसला है इसको हल करने के लिए कोई प्रॉपर सीवरेज लाइन डलवाने के लिए कोई ग्रांट वगैरह जो है मंजूर की। यहाँ पर जो लोग हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करके मुश्किलात का सामना है। हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा में महकमा रेलवे की अदम तवज्जुही शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। 2 साल गुजर गए, कोयटा से लाहौर जाने वाली अकबर बुगटी एक्सप्रेस की आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। मुसाफिरों ने बसों के जरिए सफर को जेब पर भारी करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महकमा रेलवे की संगीन गफलत और अदम तवज्जुही सामने आई है। 2 साल गुजर गए लेकिन अकबर बुगटी की आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी है। अकबर बुगटी एक्सप्रेस को कोरोना की वजह से 2 साल पहले उसकी आमदोरफ्त बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोयटा से लाहौर जाने के लिए इस ट्रेन का सफ़र करते थे मुसाफिर और उनका ही कहना है कि उनके किराए बचते थे, लेकिन अब ट्रेन बंद है, उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मुसाफिरों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि अकबर बुगटी 2 साल से बंद है, क्या परेशानी हो रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए जी, मुतालबा तो यही है कि अकबर बुगटी को दोबारा चलाया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वैगनों और बसों में किराया बहुत ज़्यादा है, तो गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हुकूमत से अपील है, वज़ीरत रेलवे से भी अपील है कि वो अकबर बुगटी को दोबारा चलाए, क्योंकि कोरोना तो अभी खलास हो गया है। कोरोना की वजह से पहले चलती थी, अभी बंद की हुई है। तो इसलिए आवाम अपील करती है कि दोबारा अकबर बुगटी को चलाया जाए, जातों को कराक्रम का यहाँ स्टाफ किया जाए ताकि मुसाफिरों के लिए आसानी हो सके और मुसाफिरों का जो किराया वो थोड़ा बच सके। बिल्कुल, मुसाफिरों का ये कहना है कि जो रेल का सफ़र है वो निस्बतन बसों की सफ़र से बेहतर है, क्योंकि उसके किराए जो हैं वो कम होते हैं। अकबर बुगटी एक्सप्रेस जो है उसकी आमदोरफ्त को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, और अगर हुकूमत इस पर फैसला नहीं कर पाती है तो कराक्रम मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारोबारी शख्सियत इंजीनियर मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। 2 साल से अकबर बुगटी एक्सप्रेस बंद है, क्या कहेंगे इस पर? जी, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप अगर नोट करेंगे तो सबसे नंबर 1 के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वे ऑफ ट्रैवल होता है वो रेलवे होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ, फास्ट और चीप होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम पहले ही बहुत ही बदहाली का शिकार है,
اور اوپر سے جو چند ٹرین چل بھی رہی تھی اس میں اس طرح اکبر بگٹی ٹرین جو ہے وہ اس طرح بند کر دی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے لاس ہو رہا ہے لوگوں کا، پیسنجرس کا بھی، اور خاص طور پہ کاروباری شخصیات کا، کاروباری لوگوں کا، جن کو کہ اپنی ریکوائرڈ مٹیریلز کی موومنٹ جو تھی فرام بٹوین ٹو سٹیز یا ٹو ایریاز وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو جلد از جلد بحال کیا جائے. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نئے وہیکلز کی رجسٹریشن، پرانی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی ملکیت تبدیلی کے لیے بائیو میٹرک تصدیق پر عمل درآمد شروع. خریدار اور فروخت کنندہ کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہی رجسٹریشن یا ملکیت تبدیل ہو سکے گی. اقدام سے چوری شدہ گاڑیوں کی بوگس رجسٹریشن، ٹیمپرنگ اور تنازعات والے کیسز کی روک تھام ہو سکے گی. مزید جانتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر، بتائیے گا. جی، محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی جانب سے نئی وہیکلز کی رجسٹریشن اور پرانی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کی ملکیت تبدیلی کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ آج سے شروع کر دیا گیا. اور صرف بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی کسی بھی شخص کی گاڑی رجسٹرڈ ہو سکے گی یا اس کی آنرشپ چینج ہو سکے گی. ارشد حمید صاحب ETO ایکسائز وہ میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے بائیو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے وہ آج سے شروع کر دی گئی ہے؟ جی، یہ ہمارے ہائی اپس اور گورنمنٹ کی کوششوں سے انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے. اب جو ہمارا ٹیو فارم ایشو ہوتا تھا، ٹیو فارم ٹرانسفر ڈیڈ کو کہتے ہیں، وہ 300 روپے مالیت کا تھا، وہ ختم کر دیا گیا. اب یہ انگوٹھا سیلر اور پرچیزر کی سہولت ہم نے دی ہے، جس کو بائیو میٹرک کا نام دیا جاتا ہے. تو اس سے 120 روپے اس کی پرائس ہے، تو اس کی عوض یہ آپ فیسیلٹی اویل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ طریقہ کار تو پہلے بھی ایک وضع تھا، سسٹم چل رہا تھا. بائیو میٹرک میں اور وہ جو روایتی سسٹم ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس جو پہلے ڈسپیوٹڈ کیس آتے تھے گاڑیوں کے ریلیٹڈ، وہ اب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سیلر اور پرچیزر دونوں کے تھم امپریشن ہونے سے کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا. بالکل، ارشد حمید کہتے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی جو بیچنے والا ہے یا خریدار ہے، دونوں کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی اور اس کے بعد ہی کسی بھی وہیکل کی رجسٹریشن یا آنرشپ چینج ہو سکے گی. اس سے قبل اس طرح کے جو تنازعات کے کیسز آتے تھے، بوگس رجسٹریشن کے کیسز سامنے آتے تھے، ٹیمپرنگ کے کیسز سامنے آتے تھے، تو اس عمل سے ان تمام کی روک تھام ہو سکے گی. جی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دریائے چناب میں ہیڈ ریمو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، سیلابی ریلا نے تحصیل احمد پور سیال کی طرف رخ کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر کا کہنا ہے کہ ہیڈ تریمو بیراج کے مقام پر پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں ابو تراب ترابی سے. ابو تراب، بتائیے گا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج کی تفصیلات. ابو تراب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں دریائے چناب میں ہیڈ تریمو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، سیلابی ریلے نے تحصیل احمد پور سیال کی طرف رخ کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر کا کہنا ہے کہ ہیڈ تریمو بیراج کے مقام پر پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. دریائے چناب میں ہیڈ تریمو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، سیلابی ریلا نے تحصیل احمد پور سیال کی طرف رخ کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر کا کہنا ہے کہ ہیڈ تریمو بیراج کے مقام پر پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یوریا کھاد کی مصنوعی قلت برقرار، صوبائی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کھاد مافیا کے آگے ڈھیر. امیر پور اور چنیوٹ میں کھاد ڈیلروں کی منمانیاں، کسان یوریا کھاد کے لیے خوار ہو کر رہ گئے. کسانوں کی شکایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کا امین پور کا دورہ. خلاف ورزی کرنے والے 2 ڈیلروں کی دکانیں سیل کر دی گئی، 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا. بات کرتے ہیں بابر منیر سے. بابر، بتائیے گا. جی، ضلع انتظامیہ کھاد مافیا کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے اور ابھی بھی مصنوعی قلت جو ہے وہ برقرار ہے اور یوریا کھاد جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں، جس وجہ سے کاشتکار بھائی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں. ایک زمیندار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں کھاد کا؟ کافی ٹائم کر رہے ہیں جی. کھاد نہیں پی بدی بڑی دلا کے کھاد ملنی چاہیے، کیوں خراب کر لیا پایا. گڈی دونی کائے نہیں پی، ایک گڈی آئی ہے جو بھی ورتی گئی لبدی وہ بھی کائے نہیں جی. کھاد ہے کوئی نہ. اسی زمیندار بندے سانو تو ضرورت ہے کھاد گندہ واسطے، تو سانو کھاد چاہیے. تھی گڈیاں ملاؤ رکھی گلی امی پر 2 آئی کترا ایک رہی ہے، دوئیوں لگیاں گئی. سن بلیک بھی نہیں لب رہی جی، وہ بڑی کھاد دی
जिला के और ठीक हो की मुतालबा करोगे? आज ही की मुतालबा है खाद सानू चाहिए या नहीं, सानू मिलनी चाहिए खाद, अगो किदा से देवी है जी। बिल्कुल जी, काश्तकार ये भी जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो अमीपुर है वहां पर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 18 हजारी में यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के हुकाम इन एक्शन। तहसील कॉम्प्लेक्स में ऑनलाइन काउंटर कायम। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ चौधरी अख्तर हुसैन ने खाद की तकसीम शफाफ बनाने के लिए मुतारिफ करवाए गए ऑनलाइन सिस्टम को फायदेमंद करार दे दिया। इसी पर बात करते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। खाद की फराहमी का मामला है और महकमा ज़राअत और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से 18 हज़ारी में भी ऑनलाइन फर्टिलाइज़र काउंटर कायम कर दिया गया है। पहले जो है वो मुख्तलिफ जो है हिकमत अमलियाँ तैयार की गई थी जिस पे जो है वो काश्तकारों को खाद की फराहमी में मुश्किलात का सामना था। ताहम अब डिप्टी कमिश्नर झंग की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी अख्तर हुसैन की जानिब से ऑनलाइन काउंटर कायम किया गया है। चौधरी अख्तर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, ऑनलाइन फर्टिलाइज़र काउंटर पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? एक काश्तकार आता है, उसको किस तरीके से खाद मिलेगी पूरा? हाँ जी, ये जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त गंदम की फसल के लिए हमारी यूरिया खाद जो है सबसे अहम ज़रूरत है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जंग में हमने फार्मर्स को बहुत मुनासिब क्वांटिटी में खाद जो है वो मुयस्सर की है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पे खाद जो है वो उसकी तरसील कर रही हैं और हमने एक बड़ा एक्यूरेट सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जॉइंट वेंचर से ये सिलसिला जो है वो जारी है। जैसा कि यहाँ जंग में डिस्ट्रिक्ट में भी हमने गल्ला मंडी में लैंड रेवेन्यू अबू तुराब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यूरिया खाद किल्लत का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस। जवाब तलब। अदालत ने खाद की पैदावार और खपत के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत का सीनियर अफसर को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। जस्टिस शाहिद जमील खान ने चौधरी मोहम्मद तौसीफ खान की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं, यूरिया खाद किल्लत का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज बन गया। अदालत का वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस। जवाब तलब। अदालत ने खाद की पैदावार और खपत के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत का सीनियर अफसर को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। जस्टिस शाहिद जमील खान ने चौधरी मोहम्मद तौसीफ खान की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं, यूरिया खाद की किल्लत का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज बन गया। अदालत का वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस। जवाब तलब। अदालत ने खाद की पैदावार और खपत के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत का सीनियर अफसर को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। जस्टिस शाहिद जमील खान ने चौधरी मोहम्मद तौसीफ खान की दरख्वास्त पर समाअत कर दी। आपको बता रहे हैं, यूरिया खाद किल्लत का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस। जवाब तलब। अदालत ने खाद की पैदावार और खपत के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूरिया खाद की किल्लत का इकदाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसकी समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान ने की है। चौधरी तफीक अहमद खान जो कि नारवाल के रहायशी हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और इसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत को, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, DC नारवाल को और कमिश्नर गुजरावाला समेत दीगर को फ्री बनाया है। और इसमें उन्होंने मौक़िफ़ तैयार किया है कि इस वक्त जो कारखाने हैं वो काश्तकारों की ज़रूरियात से ज़्यादा यूरिया खाद पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खाद की किल्लत है और उनका ये कहना है कि खाद वो स्मगल की जा रही है और मुतल्लिका इदारे जो हैं वो मौसर इक़दाम नहीं कर रहे। उनका ये कहना था कि यूरिया खाद है उसकी कीमत जो है वो सरकारी 1800 के करीब है, जबकि 3400 से ज़्यादा और 3 से 4 हज़ार तक वो फरोख्त हो रही है। उन्होंने अदालत से इत्तला की कि अदालत सरकारी निखों पर यूरिया खाद की जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाने का हुक्म दे और मुतल्लिका जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दे। जस्टिस शाह जमील खान ने वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, RTO फैसलाबाद इमरान महमूद की खुसूसी काविश से फैसलाबाद रीजन पुलिस में खेलों के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस टेन्यूट के ज़ेरे एहतमाम रस्साकशी के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमारे आज के
जो इस रेफरी हैं कफैद हुसैन आर्मी, उनके साथ फौजी गुलाम रसूल सदर साहब, मैं वेलकम करता हूं अली सैन जफर साहब और फैसल अली सैन जफर साहब को। बड़े अच्छा मुकाबला छान वर्सेस फैसलाबाद ट्रैफिक, दोनों टीमें वही टॉप की टीमें। जी रेफरी साहब जब इशारा करेंगे तो देखेंगे, दोनों ताड़ी होनी चाहिए आपकी तरफ से दोनों टीमों के लिए। कैमरा तेरे परली साइड लेना चाहिए। यस सर। फौजी गुलाम रसूल सदर इजाजत लेते हुए डीएसपी साहब से इस टूर्नामेंट का पहला मैच जान वर्सेस फैसलाबाद ट्रैफिक, दोनों टीमें ट्रैक पर रेडी। देखते हैं क्या होगा। बेस्ट ऑफ 3 ये मैच होंगे, 2 जो मैच जीतेंगे वो टीम विन करार दी जाएगी। जान रेडी, फैसलाबाद रेडी। जी सर, दोनों तरफ से दोनों टीमें रेडी। बाहर सीटी विसल के बाद पर आपने विसल के बाद चीफ फौजी गुलाम रसूल सदर साहब रेडी। दोनों टीमों का मुकाबला देखते हैं। फैसलाबाद वाले काफी जोर लगाते हुए, चार वाले जोर लगाते हुए, देखते हैं ये मैच कौन जीत पाता है। दोनों टीमें बड़ी चार वाले बाजी लेते हुए, फैसलाबाद वाले बाजी लेते हुए, देखते हैं दोनों टीमों में न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।